तेलंगाना में श्री शैलम सुरंग हादसे का आज दूसरा दिन है। सुरंग के अंदर 8 जिंदगी फंसी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसी के साथ जारी है तेलंगाना से लेकर पूरे झारखंड और गुमला में दुआओं का दौर। आखिर कैसे हुआ हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन सी मुसीबत आ रही है और आगे क्या कुछ हो सकता है, आपकी हर जानकारी का होगा समाधान हमारे इस खास रिपोर्ट में। तेलंगाना के नागर कुरनूल में श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल का टनल के बाहर मची अफरा तफरी और रेस्क्यू के लिए तैनात एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम। दरअसल टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढह गया था और इसी के साथ इस टनल में फंस गए 8 श्रमिक। जो मजदूर फंसे हैं उनमें झारखंड के गुमला के भी 4 मजदूर शामिल हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये हादसा कब और कैसे हुआ। 22 फरवरी सुबह करीब 8:30 बजे यह हादसा हुआ। टनल के एंट्री पॉइंट से 13 किलोमीटर अंदर हुए हादसे में टनल की छत का करीब 3 मीटर हिस्सा ढह गया। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त करीब 60 लोग काम कर रहे थे। टनल बोरिंग मशीन में 8 लोग फंसे हैं, जिनमें 4 मजदूर गुमला के रहने वाले हैं। मजदूरों को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस ऑपरेशन में भी कई चुनौती है। उन चुनौतियों को पार कर पाना आसान नहीं दिख रहा। एक नजर डालते हैं रेस्क्यू की चुनौतियों पर। अभी तक मजदूरों की सही लोकेशन पता नहीं चल पाई है। सुरंग के अंदर 200 मीटर एरिया में मलबा फैला है और पानी निकालने से पहले मलबा नहीं हट सकता है। सुरंग में अंदर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है और घुटनों तक कीचड़ भरा है। रेस्क्यू टीम की अगर माने तो 11 किलोमीटर दूरी लोकोमोटिव पर और 2 किलोमीटर की दूरी कन्वेयर बेल्ट पर तय कर ही 13 किलोमीटर अंदर जाया जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टनल के अंदर से पानी निकालने के लिए 100 हॉर्स पावर का पंप मंगवाया गया है। मौके पर रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ के 145 और एसडीआरएफ के 120 जवान तैनात हैं और मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए सुरंग के अंदर लगातार ऑक्सीजन भेजी जा रही है। जब तक सांस है तब तक आस है। रेस्क्यू टीम सभी 8 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए तत्पर है, हर एक सामान के साथ, ताकि न किसी का घर उजड़े और न ही विकास के काम में कोई भी बाधा आ सके। तो बस न्यूज़ 18 के साथ दुआ कीजिए रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता की और टनल से बाहर निकलते मजदूरों के हंसते मुस्कुराते चेहरे देखने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेलंगाना के श्री शैलम टनल हादसे का असर गुमला में साफ दिख रहा है। सुरंग में गुमला के 4 मजदूर फंसे हैं और हर गुजरते पल के साथ लोग परिवार के कमाऊ सदस्य की सलामती की दुआ करने में जुटे हैं। लोगों को उम्मीद है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा और उनका चहेता फिर उनके बीच होगा। टनल हादसे में फंसे मजदूरों के परिवार की क्या है हालत, जानिए इस रिपोर्ट में। तेलंगाना के श्रीशैलम में हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर है और इसी के साथ तेलंगाना से 1451 किलोमीटर दूर झारखंड के गुमला में सन्नाटा पसरा है। श्रीशैलम के टनल में गुमला के 4 मजदूर फंसे हैं। संतोष साहू, अनुज साहू, जगता शेख और संदीप साहू। गुमला के करौंदी पंचायत के 13 गाँव में जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो लोगों के चेहरे पर मायूसी थी। गाँव का बेटा संतोष साहू टनल में फंसा है। परिवार में पत्नी भगवान की शरण में पति की सलामती की प्रार्थना कर रही हैं, तो बेटी और बेटा भी पिता की सलामती की दुआ कर रहे हैं। भतीजे के टनल में फंसने की खबर पर चाचा का तो गला भराता है। मेरे पापा पूरा सलामत पहुंच जाए घर। पापा सही सलामत पहुंच जाए। हाँ। मम्मी लोग कहाँ गई है? मंदिर गए हैं। मंदिर गई है। पापा सलामत पहुंच जाए, सही सलामत वापस आ जाए ना। हाँ। और भगवान से है दुआ करती थी उससे ही सलामत आएगी और भगवान से प्रार्थना है। गुमला में ही घाघरा की खांबिया कुंबाटोली में अनुज साहू भी सुरंग हादसे में फंसे हैं। पिता राम प्रताप साहू रूंधे गले से कहते हैं कि बेटा अनुज नवंबर 2024 में घर आया था और होली से पहले 10 मार्च को आने का वादा कर गया था। पिता ने प्रशासन से बेटे के सुरक्षित रेस्क्यू की गुहार लगाई है। जाए के है नवंबर में फिलहाल आए रहे और ये 10 मार्च का और आवे वाला रहे, लेकिन ये हाल होलक से कारण से आप तो एखन तो आप का कहो।
टनल हादसे में फंसे परिवार को आस है भगवान से, सरकार से, प्रशासन से और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवानों से कि उनके घर का चिराग सकुशल लौट आएगा और इसके बाद घर में पसरे सन्नाटे की जगह फिर एक बार हंसी खुशी का माहौल हो सकेगा। न्यूज 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सत्ताधारी दल ने अहम बैठक की है। इसमें बजट सत्र की रणनीति पर मंथन किया गया है। रांची के एटीआई परिसर में सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले के विधायक मौजूद रहे। इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस के प्रभारी के राजू के साथ कैबिनेट के मंत्री भी शामिल रहे। सदन में सत्ताधारी दल के विधायकों की रणनीति बैठक में तय की गई और विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की बात कही गई। सभी विधायकों और मंत्रियों को दिया गया है कि बजट सत्र में विपक्ष के द्वारा जो भी बातें उठाई जाएंगी उनका सार्थक और संतोषजनक उत्तर किया जाएगा। हम लोग मजबूती के साथ जवाब देंगे, मजबूती के साथ सरकार के साथ, हेमंत सोरेन सरकार को मजबूती के साथ जो है हम लोग जवाब देंगे। कल से हम लोग एक मत होकर के बजट सत्र में हम लोग उपस्थित रहेंगे और विपक्ष का हम लोग कड़ा मुकाबला करेंगे। झारखंड में कांग्रेस के विधायक 24 जिला में संगठन विस्तार और मजबूती पर पसीना बहाएंगे। कांग्रेस के 12 विधायकों को 2-2 जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री राज्य के 5 प्रमंडल में संगठन का काम देखेंगे। बजट सत्र में कांग्रेस विधायकों को मौजूद रहने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही पार्टी के विधायक अपनी पुरानी मांग जातीय गणना और ओबीसी को 27% आरक्षण के मुद्दे पर भी मुखर रहेंगे। once in 2 months हमारा मिनिस्टर्स इधर जाके पूरा दिन उधर बैठ के वो डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट्स और कांग्रेस वर्कर्स का इश्यूज पर जानकारी लेके वो इश्यूज गवर्नमेंट तक और कंसर्न मिनिस्टर्स तक लेके सॉल्व करने के लिए वो लोग करेंगे। सबको निर्देशित किया गया कि सब लोग विधानसभा के समय में जो एजेंडा है, जो उस दिन कार्य दिवस में रखा जाता है, एकदम प्रारंभ से अंत तक सभी विधायक अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। जो इशूज पहले से चल रहे हैं जैसे जातीय जनगणना, ओबीसी के आरक्षण, इन तमाम विषयों पर हम सरकार के सामने फिर से इस विषय को जागृत करेंगे। तो यह सरकार ओबीसी को आरक्षण देने के लिए बिल भी पास किया, भारत सरकार अब तक क्यों अटकाई हुई है, इन प्रश्नों को हम सब लाएंगे, सरकार उसके समाधान के रास्ते। और इसी बीच आपको गिरिडीह से बड़ी खबर बता दें, मैट्रिक पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। कोडरमा पुलिस ने कार्रवाई की है। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में छापेमारी हुई और पुलिस ने कोचिंग सेंटर में छापेमारी की है, जहां 7 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारी बच्चों से पूछताछ भी कर रहे हैं और सभी के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच अब की जा रही है। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है गिरिडीह से, जहां पुलिस की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। और खबर आपको जामताड़ा से बताते हैं, जहां के नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अर्जुनडीह सिमर बेड़ा नदी पर पुल निर्माण का शिलान्यास किया है। इस दौरान इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सदन में पक्ष भी हम ही हैं और विपक्ष भी हम ही रहेंगे। बीजेपी आदिवासी विरोधी है, उन्हें यहाँ के लोगों से प्यार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो मैंने पहले से कहा है कि ये झारखंड का दुश्मन है, ये लोग, ये आदिवासियों का दुश्मन है, मूलवासियों का दुश्मन है। इनको आदिवासियों से कोई प्यार नहीं है, इनको मूलवासियों से कोई प्यार नहीं है। प्यार है तो हमारे लोहा से, हमारे कोयला से, हमारे बालू से, हमारे पत्थर से, हमारे खनिज संपदा से भाजपा को प्यार है, गरीब से प्यार नहीं है। अब जो विपक्ष, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं, बिना हेजिटेशन के वो बात रख सकते हैं, सरकार को आईना दिखा सकते हैं कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है। हो सकता हम सरकार में हैं, हो सकता कहीं हम गलत कर रहे हैं, तो हमारा भी लगता है कि नहीं, नेता प्रतिपक्ष जो होता है वो आईना दिखाता है, तो भाजपा को उससे भी नहीं कोई मतलब नहीं है। सदन में जाएंगे, पक्ष भी हम ही रहेंगे और विपक्ष भी हम ही रहेंगे, भाजपा का समाप्त होना तय है।
और इसी बीच आपको बड़ी खबर रामगढ़ से बताते हैं, जहां टाटा पटना वंदे भारत से कटा युवक रामगढ़ के पतरातू बस्ती के पास की घटना बताई जा रही है। 19 साल के प्रवीण मुंडा की मौत हो गई है। पटरी के पास चल रहा था युवक। प्रवीण के कान में ईयरफोन लगा था और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको रामगढ़ से बता रहे हैं, जहां प्रवीण नाम के युवक की ट्रेन से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टाटा पटना ट्रेन वंदे भारत ट्रेन गुजर रही थी और तभी युवक उसकी चपेट में आ गया। झारखंड में सोमवार से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, लेकिन बजट सत्र से पहले बीजेपी ने विधायक दल का नेता नहीं चुना है। इस पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। साथ ही बीजेपी में खींचतान की बात भी कही। कांग्रेस के इस बयान का बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस में कितने गुट हैं, ये शायद कांग्रेस के नेता को भी पता नहीं है। ये लगता है कि काफी खींचतान है नेताओं में। कई गुटों में भारतीय जनता पार्टी विभक्त हो गई है। हार के बाद हमें लगता है कि अब तक हार से पार्टी उबर नहीं पाई है। झारखंड में जो जनता ने उन्हें नकारा है, अभी तक उसी सोच में डूबी है कि किन नेताओं को हम आगे लाए कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में पुनर्जीवित हो सके। हमें लगता है इसी गहन चिंतन मंथन में पूरी पार्टी डूबी हुई है। अब तक यह निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच पाए। भाई विरोधाभास की बात कांग्रेस तो नहीं करे, उसमें कितने गुट हैं शायद उन्हीं के नेताओं को पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, हम सही समय पर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर लेंगे, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष के नहीं होने के कारण विधायी कार्यों के प्रभावित होने की बातें कर रहे हैं, वो उस समय कहाँ थे जब सारी मान्यताएं मिलने के बाद, चुनाव आयोग से मान्यता मिलने के बाद भी बाबूलाल मरांडी को 3 वर्षों तक इन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं दिया था और 3 बजट सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष का सिर्फ सरकार की हठधर्मिता के कारण चला था। उस समय ये चुप क्यों थे? झारखंड विधानसभा में 3 मार्च को बजट पेश होने वाला है, लेकिन इससे पहले भी विपक्ष हमलावर दिख रहा है। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक पूर्णिमा साहू ने सरकार से मैया सम्मान के साथ ही दूसरी योजनाओं का लाभ भी लोगों को 2 महीने से नहीं मिला है, ये दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर सभी वर्ग का ख्याल नहीं रखा गया तो विपक्ष पूरी ताकत से इसका विरोध करेगा। इधर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने विपक्ष को मुद्दा विहीन करार दिया और जनता से किए गए वादे पूरे करने का दावा किया है। बजट का देखा जाए तो सभी को इंतजार कि अब ये बजट ये लोग निकालता कैसा है, क्योंकि बजट हम तो चाहेंगे हमारी महिलाओं, हमारे बच्चों, हमारे वृद्धाओं को नज़र में रखते हुए बजट निकाला जाए। हमें भी बेसब्री से इंतजार है कि ये बजट में अब निकलता क्या है, किसके हित में ये बजट निकाला जाता है। सरकार अपने हित में निकालती है बजट या हमारी जनता के हित में निकालती है बजट? मुद्दा क्या है? उसका पास कुछ मुद्दा नहीं है। उसका एक ही मुद्दा है कि अननेसेसरी विधानसभा को डिस्टर्ब करो। और इसी बीच आपको बड़ी खबर गिरिडीह से बताते हैं, जहां अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 10 लोहे के पिस्टल बरामद किए गए हैं। गन बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जमुआ थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई है। तो गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 10 लोहे की पिस्टल भी मौके से बरामद की गई है। गन बनाने का सामान भी जब्त किया गया है और पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बोकारो में बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में तेल टैंकर ने साइकिल सवार को कुचल दिया। कुर्मीडीह रोड में हुए हादसे में सुबोध सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। अगर तेल टैंकर के ड्राइवर ने स्पीड कम कर ब्रेक लगा दी होती तो सुबोध सिंह की मौत नहीं होती। नाराज लोगों ने हादसे के बाद सड़क जाम कर विरोध जताया। लोगों का आरोप है कि इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाली गाड़ियों की स्पीड अधिक होती है। लोगों ने स्पीड कंट्रोल करने की मांग की है। बढ़ते आगे, राजधानी रांची में हाल के दिनों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दहशत किसी और से नहीं बल्कि चोरों के एक ऐसे गिरोह से है जो पलक झपकते ही घरों को साफ कर रफू चक्कर हो जा रहा है। जनवरी और फरवरी में चोरी के करीब 50 केस दर्ज हो चुके हैं। कुछ मामलों का खुलासा हुआ है, लेकिन ज्यादातर मामले में जिस गिरोह का हाथ है वो अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आखिर कौन है ये चोर और पुलिस को चकमा देने में ये कैसे सफल हो रहा है? ये सवाल इन वजहों से भी अहम है क्योंकि पुलिस के पास इनकी तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। बावजूद इसके ये पुलिस गिरफ्त से दूर है।
2-3 मन से इधर हम लोग के एरिया में बढ़ गया है और इस तरह का वारदात बहुत ही निंदनीय है और सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, गंभीरता से इसको लेना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को सही करने का प्रयास करना चाहिए कि लोगों का भरोसा सरकार पे बना रहे और सरकार को इसमें तीव्रता से कार्रवाई करनी चाहिए। जो आपराधिक घटनाएं मुख्यतः चोरी या छिनतई घटनाएं हैं उस पर पुलिस फोकस करे और घटनाओं के प्रिवेंशन पर ध्यान दे। उसके लिए गश्ती कहाँ मजबूत करना है, गश्ती में क्या कमी है, कहाँ पर गैप एरिया है और जो क्राइम घटित हो जाते हैं उसके अनुसंधान में बिल्कुल तन्मयता और गहराई से जब तक कि वो कांड विभेदित न हो जाए तब तक लोग टीम लगी रहे, फोकस इधर से उधर न हो। गैंग एंटर करता है और अगर आप उस गैंग को नहीं पकड़ते हैं तो घटनाएं घटती है। इस बात को ही लेकर आज मीटिंग की गई है ताकि आगे जो है हम लोग प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनों में ही रांची पुलिस सफल हो पाए। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।